बोल बेटा, कैसे आना हुआ तेरा इतने दिनों बाद? अम्मा अम्मा भैया को समझाइए ना। ज्योति की शादी ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। तो भैया तो बस उसकी पढ़ाई में ही पानी की तरह रुपए बहा रहे हैं। अगर सारे रुपए उसकी पढ़ाई में लगा देंगे तो उसकी शादी ब्याह में क्या करेंगे? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरे भाई को मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। अब सिर्फ दीवार से अपना सिर फोड़ना बाकी रह गया है। कितने बार से मैंने समझा दिया कि अब लड़की बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई लिखाई में इतने रुपए खर्च करने की जरूरत ही क्या है। अरे आज नहीं तो कल ब्याह कर दूसरे ही घर जाएगी, दूसरे घर को सजाएगी। फिर ना जाने तेरे भाई को हो क्या गया है, बस बेटी को पढ़ाने का जुनून सवार हो गया है उसे। हाँ ना माँ, वही तो। हमारे खानदान की आज तक किसी बेटी ने इतनी पढ़ाई नहीं की है जितनी पढ़ाई ज्योति ने कर रखी है। फिर भी बड़े भैया को संतुष्टि नहीं है। उसे ना जाने कौन कौन सी डिग्रियां कराने में ही लगे हैं। जब देखो तब बस ये डिग्रियां करवा रहा हूँ, वो कोर्स करवा रहा हूँ। अरे इतने पढ़ाने का मतलब ही क्या है? लाखों रुपए ज्योति की पढ़ाई में पानी की तरह बहा रहे हैं भैया। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूँ? देखिए माँ, वैसे भी हमारी रिश्तेदारी में किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, और जरूरत से ज्यादा कोई लड़की पढ़ाई कर लेना तो उसकी शादी जोड़ने में भी उतनी ही दिक्कत होती है। अरे मैं सब जानती हूँ बेटा, सब जानती हूँ, पर योगेश को कौन समझाए? वह तो बस अपनी ही मनमानी कर रहा है। अरे भैया नहीं समझते तो ना सही, कम से कम भाभी को तो समझना चाहिए यह बात। ऐसा नहीं है देवर जी कि मैंने नहीं समझाती हूँ। मैं भी तो कितने बार कहती हूँ कि अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, उसे इतनी पढ़ाई लिखाई करवाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ लिया उतना ही काफी है। आप अच्छे से रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देते, लेकिन वह तो मेरी एक नहीं सुनते हैं। हाँ हाँ, अभी भैया को करने दो मनमानी। जब उसकी शादी में अड़चने आएंगी या रुपए पैसों की तंगी आएगी ना, तब मैं भैया को सबक सिखाऊंगा। जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए आप माँ हैं, आप ज्योति को समझाइए और कहिए उससे कि अब अपने पापा से कह दे कि बस पापा मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मुझे और आगे कुछ पढ़ाई करनी नहीं है। हो सकता है जेठ जी ज्योति की बात मान ले। प्रभा ज्योति तो बस अपने पापा की लाडली है। वह तो कहती है कि उसके पापा जो कहेंगे वह करेगी। उसके पापा जहाँ तक उसे पढ़ने के लिए कहेंगे वो वहाँ तक पढ़ाई करेगी, और वह भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। शादी ब्याह की बात करो तो वह भी चिढ़ने लगती है, कहती है जब तक पापा नहीं कहेंगे तब तक मैं शादी ब्याह के लिए तैयार नहीं होंगी। भाभी, जिज्जी का 4 से 6 बार फोन आ गया है ज्योति के रिश्ते के लिए। अरे एक से बढ़कर एक घर के रिश्ते बता रही हैं। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से समय निकल जाए और लड़का भी निकल जाए। ज्योति को ऐसे कुंवारे ही घर में बिठाना पड़े हमें। अरे 100 बात की एक बात, मैं तो कहती हूँ कि वो लड़की की जात है, और अब तो शहर क्या और गांव क्या जगह जगह बेशर्मी की हवा चल उठी है। कहीं हमारी ज्योति को भी बाहर की हवा लग जाए या उल्टी सीधी कोई कदम उठा ले तो हम क्या नाक दिखाएंगे? और क्या नाक दिखाएगा मेरा बेटा? लोग तो ताने मारेंगे ना कि बेटी को बड़ा पढ़ाने लिखाने का भूत सवार था, अब बेटी ने नाक कटवा दी, यही बोलकर तो ताने मारेंगे ना। लेकिन ये योगेश को कौन समझाए? माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी ज्योति कभी भी उल्टे सीधे कदम नहीं उठाएगी। वह मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है वो। और रही बात ज्योति की शादी की चिंता ना, तो मुझे भी है, लेकिन ऐसे कैसे अरे गरे घर में मैं ज्योति की शादी करवा दूं? अरे ज्योति के हिसाब का रिश्ता देखूंगा ना मैं, जो लड़का पढ़ा लिखा हो, नौकरी चाकरी वाला हो, या फिर क्या ऐसे निठल्ले निकल्ले लड़के को मैं ज्योति को थमा दूं? भैया भैया भैया, आपको ये पढ़ाई लिखाई का कौन सा भूत सवार है? अरे आपने और मैंने कौन सी पढ़ाई कर ली थी? और क्या हमारी शादी नहीं हुई, या फिर हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं? देखिए भैया, मेरी बात मानिए, ये पानी की तरह पैसे बहाना बंद कीजिए। आज के समय में लड़कियों की शादी में कितने रुपए की जरूरत पड़ती है। अरे दहेज लेना पड़ता है, नगद देना पड़ता है, और न जाने कितने कितने खर्च हैं, और आप सारे रुपए ज्योति की पढ़ाई में बर्बाद कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तू तो पढ़ा लिखा है, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पढ़ाई लिखाई में लगाए हुए पैसे कभी बर्बाद नहीं होते, और पढ़ाई लिखाई जिंदगी में कभी न कभी काम जरूर आते हैं। और देखो, तुम सबसे मैं विनती करता हूँ कि तुम लोग ना ज्योति की शादी के पीछे मत पड़ो, उसे मन लगाकर पढ़ने दो। 1 साल के बाद मैंने खुद सोच रखा है कि मैं ज्योति की शादी कर दूंगा। यह आखिरी साल है, और आखिरी साल में मैं उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता। इस साल उसके कंप्यूटर की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कंप्यूटर की डिग्री पूरी करने के बाद ससुराल में जाकर वह कंप्यूटर में ही तो खाना बनाएगी। अशोक, तू उल्टी सीधी बातें मत कर। भैया, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। और ज्योति की शादी के बाद हमें नवीन के बारे में भी तो सोचना है ना। नवीन भी अब 25 साल का हो चुका है। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। बस यही बात आपको बताने आया था कि जिज्जी का 4 बार फोन आ गया है, और ज्योति के लिए वह रिश्ते पे रिश्ते बता रही है, और गुस्सा भी कर रही है कि आप लोग किसी भी रिश्ते की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे देवर जी रुकिए ना, खाना खाकर जाइएगा। नहीं भाभी, वह तो सिर्फ हम भैया को समझाने आ गए थे, क्योंकि हम आगे चलकर अपने बड़े भाई को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते। ठीक है देवर जी। सुन लिया, सारा खानदान तुझसे नाराज हो रहा है, लेकिन तुझे तो किसी की नाराजगी से कोई परवाह ही नहीं है। बस ज्योति बिटिया को ये करवाना है, ज्योति बिटिया को वो करवाना है। अरे मैं तो कहती हूँ, अगर तेरे खुद के रुपए खत्म हो जाएंगे ना, तो तू उसकी पढ़ाई के लिए घर भी बेच देगा, लेकिन तू नवीन के बारे में कुछ मत सोच। अम्मा, ज्योति और नवीन दोनों ही मेरी संतानें हैं, फिर मैं दोनों में भेदभाव कैसे कर सकता हूँ? जितनी चिंता मुझे ज्योति की है, उतनी ही नवीन की भी है। नवीन भी तो कितने कंपटीशन एग्जाम दे रहा है। अरे किसी न किसी एग्जाम में वह जरूर पास हो जाएगा और उसकी नौकरी लग जाएगी, और नहीं भी लगी ना अम्मा, तो मैंने उसके लिए सोच रखा है।
जो मेन मार्केट में हमारी पुरानी दुकान है उसी में मैं नवीन के लिए एक दुकानदारी डलवा दूंगा, जिससे वह आराम से अपना जीवन यापन कर सकेगा। हाँ हाँ, बस तू ज्योति की शादी के बारे में मत सोच। और जब तू सारे पैसे ज्योति की पढ़ाई में बर्बाद कर देगा तो फिर नवीन के बिजनेस में क्या खाक लगाएगा? अम्मा अम्मा जाने दो ना अम्मा, बेकार में ही सुबह सुबह घर में कलेश हो रहा है। हाँ हाँ, वो भी वैसा तू भी वैसी, तुम दोनों को जरा भी चिंता नहीं है अपनी बेटी की। मैं तो अब बोलूंगी ही नहीं, जाओ तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। सुनिए ना जी। कहो सरला। देखिए ना अम्मा जी, देवर जी और जिज्जी सब लोग बस ज्योति की शादी के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको भी ना अब ज्योति की शादी की तरफ ध्यान देना चाहिए। बेकार में ही घर में कितने कलेश हो रहे हैं। भगवान ना करे सच में कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो सारा परिवार आपको ही दोष देगा। अरे हटो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी ज्योति कितनी गुणवान है, कितनी संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, रंग रूप किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर उसे तो बहुत अच्छा घर मिलेगा, बहुत अच्छा वर मिलेगा। मुझे इन गवारों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी एक बात कैसे भूल गए आप, अच्छे घर और अच्छे वर के लिए रुपए भी तो लगते हैं ना। क्या अच्छे घर और अच्छे वर में जब हम अपनी बेटी ब्याहेंगे तो हमें उनकी बराबरी से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उनकी बराबरी से दान दहेज नहीं देना पड़ेगा? हाँ हाँ, सब हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब के सब मेरी ज्योति बिटिया के पीछे भिड़ गए हैं। हे भगवान, क्या करूं, सबकी बातें मुझे ही सुननी पड़ रही है। सब तो यही कहते हैं कि बाप तो बाप, माँ भी वैसी है। माँ अपनी बेटी की ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। बेटी 26 साल की हो रही है। माँ माँ माँ, आपको पता है आज मेरा रिजल्ट आया है, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुई हूँ माँ। अरे सारी समस्या का जड़ ना तू और तेरी पढ़ाई है, समझ में नहीं आता और कितना पढ़ना है तुझे। अरे तेरे पापा नहीं समझते तो कम से कम तू ही जाकर बोल देना कि अब तुझे पढ़ाई नहीं करनी है। चारों तरफ से सब लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि अब जीना मुश्किल हो गया है तेरी पढ़ाई के कारण। माँ माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही है? माँ आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ। तेरी पढ़ाई लिखाई तेरी डिग्रियों का क्या मचा डालेंगे बेटा। अरे जब हमें तुझे ब्याह कर दूसरे घर भिजवाना ही है तो तेरी पढ़ाई से हमें क्या। और वैसे भी सब लोग ठीक ही कह रहे हैं, तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है। इतनी पढ़ाई तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया है। इसीलिए ना अब तू अपने पापा से कह दे कि हो गई तेरी पढ़ाई, अब तुझे आगे कुछ नहीं करना है। माँ बस सबके साथ आज आप भी शामिल हो गई। रहने दे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे तो लगा था कि माँ कितनी खुश हो जाएंगी, लेकिन ये क्या, माँ तो मुंह बनाकर चली गई। ज्योति ज्योति बिटिया, आज तुम्हारा परिणाम आने वाला था ना परीक्षा का? जी पापा, परिणाम आ गया और मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुई हूँ। मुझे तो मालूम ही था, बाजी तो मेरी बेटी ही मारेगी। जुग जुग जियो बेटा। लेकिन तेरा परिणाम आया है, तू प्रथम श्रेणी से पास भी हो गई है, लेकिन तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी है बेटा? क्या कोई समस्या है तुझे, या फिर तुझे किसी ने कुछ कहा है? नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। नहीं, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बता। देख, तू इन गवारों की बातों में मत आना बेटा। तुझे मेरा सपोर्ट है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे होते हुए तुझे कोई नहीं रोक सकता। तू मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा अब मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई ना, मैंने MSc कर लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, टाइपिंग कर लिया। अब कुछ नहीं है पापा पढ़ने को। अब मैं सिर्फ नौकरी की तैयारी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, खुशी खुशी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन से इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन करवा दूं, जहाँ तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सको। पापा किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, मैं घर में ही बैठकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। घर से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो जाती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है तो तुम घर में बैठकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो अपने पापा को बता देना। ठीक है पापा। अरे ये क्या कर दिया मैंने, दूसरों का गुस्सा मैंने ज्योति बिटिया के ऊपर उतार दिया। मुझे ऐसा नहीं करना था। बेचारी कितनी खुश होकर मुझे अपना परीक्षा परिणाम बताने आई थी और मैंने सारा गुस्सा उसी के ऊपर उड़ेल दिया। मैं ज्योति से माफी मांग लूंगी, मुझे इस तरह उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। अरे मैं एक माँ हूँ, भला मैं अपनी बेटी का दिल कैसे दुखा सकती थी? माँ मैंने पापा से कह दिया कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं घर में ही रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ। ज्योति बिटिया मुझे माफ कर दे, मैं इधर का गुस्सा तुझ पर उतार दी बेटा। मुझे ऐसा नहीं करना था। कोई बात नहीं माँ, आप इस तरह से मुझसे माफी मत मांगिए। बिटिया देख, तुझे और पढ़ाई करना है तो तू कर ले। तू मेरी बात से नाराज होकर अपनी पढ़ाई मत रोक देना। अरे मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से कोर्स के बाद क्या करते हैं। और मैंने आज तेरे चाचा चाची की बात सुनकर सारा गुस्सा तुझ पर उतार दिया बेटा। कोई बात नहीं माँ। देख बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन सारे माता पिता का यही सपना होता है कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर जल्दी से एक अच्छे से अच्छे घर में उसकी शादी कर दे, जहाँ उसकी बेटी पूरी जिंदगी खुश रहे। बस यही तेरे चाचा चाची सोच रहे हैं, तो उनकी बातों का कभी बुरा मत मानना और ना ही कभी अपनी बुआ की बात का बुरा मानना बेटा। वह भी चाहती है कि समय रहते अच्छे से अच्छे घर में तेरी धूमधाम से शादी हो जाए। हाँ माँ, मुझे किसी की बात का कुछ बुरा नहीं लगता। बेटा तुम्हारे चाचा चाची और बुआ फूफा जी भी चाहते हैं कि अब जल्द ही कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करवा दे। क्या तुम शादी के लिए मन से तैयार हो?
देखो बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा हर कदम में तुम्हारे साथ है। अगर तुम मानसिक रूप से इस शादी के लिए तैयार हो तो ही तुम हाँ कहना, नहीं तो तुम्हें जितने दिनों का समय चाहिए तुम साफ साफ बता देना। तुम्हें किसी से डरने की या किसी के दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जो चीज हमारे ऊपर बीत चुकी है हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को भी वही सब झेलना पड़े। नहीं माँ, मुझे कम से कम 1 साल का समय चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब मैं मन लगाकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ और नौकरी पाना चाहती हूँ माँ। लेकिन बेटा, अगर जिस घर में तुम्हारी शादी हो उस घर के लोगों को बहू का नौकरी करना पसंद ना हो तो फिर तुम क्या करोगी? माँ, तब की तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैंने इतनी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई की है और इतने अच्छे परिणाम भी पाए हैं, तो मैं एक बार 1 साल तक बस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तेरी दादी से बात कर लूंगी, तू 1 साल मन लगाकर पढ़ाई कर ले। इस तरह ज्योति के माता पिता अब ज्योति को 1 साल का समय दे देते हैं और ज्योति भी अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों में लग जाती है। लेकिन उधर ज्योति के चाचा चाची, ज्योति के फूफा जी और दादी बस ज्योति की शादी की चिंता ही कर रहे थे और यहाँ से वहाँ अच्छे लड़कों की तलाश में लगे हुए थे। अरे पूर्णिमा, तूने खबर नहीं किया था कि तू आने वाली थी? अरे माँ, वो अचानक ही आने का बन गया। और बताओ, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी ही हूँ बिटिया, बस ज्योति की शादी की चिंता खाई जा रही है मुझे। अरे माँ, तो बस आप समझ लीजिए कि आपकी चिंता खत्म होने वाली है। मैं ज्योति बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे बिटिया, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन तेरा भाई शादी के लिए तैयार हो तभी तो ज्योति बिटिया की शादी हो ना। क्या क्या कह रही हैं आप? भैया अभी भी क्या ज्योति बिटिया की पढ़ाई के पीछे भिड़े हैं? अरे बाहर जाकर ढोंग धतूरा करना ना बंद हो गया है। अब ये पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम घर में शुरू हो गया है। जब देखो तब अपने कमरे में पुस्तक कापी के साथ उलझी रहती है ज्योति बिटिया। जब भी कोई बात छेड़ो तो कहती है कि मुझे अभी पढ़ने दो। मुझे तो लगता है कि ये योगेश भी ना अपनी बेटी को पागल बनाकर छोड़ेगा। पुस्तक कापी के पीछे ऐसी पड़ी रहेगी ना तो एक दिन पागल हो जाएगी ये ज्योति। अरे जीजी कब आई आप? बस भाभी, अभी अभी तो आई हूँ। और जीजी सब बढ़िया है? हाँ भाभी, सब बढ़िया है। ये बताइए ज्योति बिटिया कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रही है। देखिए भाभी, आप भी एक औरत हैं, कम से कम आप तो समझिए 25-26 साल की लड़की हो गई है। जवान लड़की को ऐसे कौन घर में बिठाल कर रखता है? जमाना खराब है, कहीं ऊंच नीच हो गई ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। जीजी यह बात आपने मेरे सामने कही तो ठीक है, लेकिन यह बात अपने भैया के सामने भूल से भी मत कहना, क्योंकि वो ऐसी बातों से बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ज्योति बिटिया ऐसी नहीं है। अरे भाभी, मैं कोई ज्योति की दुश्मन नहीं हूँ, उसकी बुआ हूँ, लेकिन आजकल का जमाना खराब है, इसीलिए मैं उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। देखिए, मैं बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ, इस रिश्ते के लिए ना आप लोग इनकार मत करना। हाँ जीजी, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप अपने भैया से बात कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं ज्योति बिटिया से मिलकर आती हूँ। ज्योति बिटिया। अरे बुआ जी, आप प्रणाम। बुआ जी कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बिटिया, और तू बता क्या कर रही थी? हाँ बुआ जी, कुछ गवर्नमेंट नौकरी की वैकेंसीज आई थी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा एग्जाम होने वाला है। अरे बिटिया, मेहनत कर करके तूने अपनी सारी सुंदरता खो दी, इतना माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है तुझे? अरे तुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा कि तुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रुपए पैसे की जब ससुराल में कोई तंगी नहीं होगी तो नौकरी करने की भला क्या जरूरत पड़ेगी तुझे? ये ना तू पढ़ाई लिखाई करके माथा पच्ची करना बंद कर दे और अपनी जिंदगी को जी बेटा। बुआ जी, पढ़ाई लिखाई करने से मेरे सिर में दर्द नहीं होता है, मुझे बल्कि अच्छा लगता है पढ़ना लिखना। देख ज्योति बेटा, मैं सिर्फ तेरी भलाई चाहती हूँ। एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हूँ, तू ना शादी के लिए हाँ कह देना, तू उस घर में राज करेगी। अरे बड़े ही बड़े लोग हैं, वो बड़ा बिजनेस है उनका, और किसी चीज की कोई कमी नहीं है घर में। नौकर चाकर गाड़ी मोटर सब है बेटा, इसीलिए इस शादी से ना तू इनकार मत करना बिटिया। अरे जीजी, किसका रिश्ता लेकर आई हो? मुझसे कहो, बिटिया से क्या कहती हो? अरे आगे भैया, मैं आपका ही रास्ता देख रही थी। चलिए ना जीजी, सामने बैठकर बातें करते हैं। ज्योति, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। ठीक है पापा। देखो भैया, बहुत अच्छा रिश्ता है, भले आपको ज्योति की शादी 1 साल बाद भी करना है ना, तो कम से कम यहाँ बात करके तो रख लो। जीजी, लड़का क्या करता है? अरे सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा काम है उनका, लड़का अपने पिता के साथ कारखाना संभालता है। ठीक है जीजी, और लड़के की पढ़ाई लिखाई, उसकी उम्र क्या है, ये सब पता किया है आपने? हाँ भैया, सब पता कर लिया है, लड़का 12वीं पास है। क्या सिर्फ 12वीं पढ़ा लिखा है लड़का? अरे तो तुझे लड़के की पढ़ाई से क्या मतलब? लड़का भले ही लड़की से कम पढ़ा लिखा है, लेकिन संभाल तो अपने पिता का कारखाना रहा है ना, लाखों रुपए कमाता होगा, फिर तुझे उससे पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? माँ, बात ऐसी नहीं है, अगर लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो वह भी पढ़ाई लिखाई की अहमियत को समझेगा। हे भगवान, अब लड़की की पढ़ाई भी दोस्त लगने लगी मुझे तो, जो तू अब वैसे ही पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहा है। हाँ भैया, अब लड़कों की पढ़ाई लिखाई कौन देखता है? वैसे भी जब लड़का इकलौता है अपने पिता का और इतना बड़ा कारखाना संभाल रहा है, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई से हमें क्या करना? इसीलिए देखो, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहो और हम बात आगे बढ़ाते हैं।
देख बिटिया, तू इसकी एक ना सुन। मैं कहती हूँ कितना अच्छा रिश्ता है, तू बात आगे चला, फिर देखती हूँ मैं। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ ज्योति के लिए लड़के देखने शुरू किए हैं। अब एक ही लड़के में फाइनल तो कर नहीं लेंगे, कम से कम 8-10 जगह तो पता करेंगे ना। हाँ भाई, शुरुआत तो कर, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अब ज्योति के पिता भी ज्योति की शादी के लिए तैयार हो गए थे और एक के बाद एक वह कई रिश्तों को देख रहे थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि लड़के वालों को जब पता चलता था कि लड़की ने इतनी पढ़ाई की है तो वह लोग इस शादी के लिए मना कर देते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर बहू बेटे से ज्यादा पढ़ी होगी तो वह कल को अपना रौब दिखाएगी। क्या करेगी, अब तक 10 लोगों ने इस शादी के लिए मना कर दिया है, यह कहते हुए कि लड़की ने लड़के से ज्यादा पढ़ाई की है। ये तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। ज्योति की पढ़ाई ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अरे भाग्यवान, तुम भी औरों की तरह परेशान हो रही हो। मेरी बेटी की पढ़ाई उसकी मुसीबत नहीं, उसकी ताकत है। और ऐसा कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा जो उसकी पढ़ाई लिखाई की अहमियत को समझेगा और खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ कह देगा। मुझे तो इस बात से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें है भैया, समाज में चारों तरफ बात चल रही है, रिश्तेदारी के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है। अरे तुझे क्या हो गया अशोक, तू क्यों लाल पीला पड़ रहा है? भैया, हमें भी अपने बच्चों की शादी करनी है। अरे रिश्तेदारी बिरादरी में 4 तरह की बातें हो रही है कि आपका सिर फिर गया है जो आपने अपनी बेटी को इतनी पढ़ाई करवाई है और आप एक के बाद एक लड़के उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे कितनी बदनामी का विषय है ये। इसमें बदनामी वाली कोई बात नहीं है और कोई ना कोई ऐसा लड़का तो होगा जो जो हमारी ज्योति की पढ़ाई लिखाई की कद्र करेगा। मुझे ज्योति की शादी की वैसे भी जल्दबाजी नहीं थी। तुम लोग बेकार में ही ना टेंशन ले रहे हो और मुझे भी टेंशन देने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, दिमाग जो फिर गया है आपका, इसीलिए तो आप इतने निश्चिंत पड़े हैं। आपको तो नीरज की जैसे चिंता ही नहीं है। हे भगवान, अब तो 4 लोगों की 4 बातें सुननी पड़ रही है, लेकिन आप तो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। अब जिज्जी भी आती होगी, जिज्जी कहाँ पीछे रहेंगी। भाई, मैंने बुआ होने का पूरा फर्ज निभा दिया, लेकिन अब तू मुझे माफ कर दे। मैं ज्योति के लिए कहीं से रिश्ता नहीं ला सकती। अब तक मैंने 10 रिश्ते लाए, लेकिन सारे रिश्ते ने ज्योति को मना ही कर दिया। उसकी पढ़ाई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन पड़ गई है। अरे मैंने इतने बड़े बड़े घर का रिश्ता लाया, बड़े बड़े बिजनेसमैन परिवार का रिश्ता लाया, लेकिन किसी ने भी शादी के लिए हाँ नहीं कहा। ज्योति के रंग रूप से किसी को कोई समस्या नहीं है, समस्या तो उसकी पढ़ाई से है। अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं शादी ब्याह के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अब ये सारी जिम्मेदारी तू ही उठा ले। ठीक है, अब तुम लोग ना ज्योति के लिए ज्यादा परेशान मत हो। मैं खुद ही ज्योति के लिए अच्छे लड़के की तलाश करूंगा। तुमने तो बुआ होने का पूरा फर्ज निभाया है जिज्जी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भाई, तू मुझे ताने दे रहा है क्या? नहीं जिज्जी, मैं क्यों ताने दूंगा। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और मेरी ज्योति के बारे में सब सोच रहे हैं। देख लिया, सुन लिया, इसलिए कहती थी मैं कि सबकी बात मान लो, परिवार की बात मान कर चलो। अब धीरे धीरे सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब ज्योति की शादी से किसी को कोई लगाव नहीं रह गया। अब आप ही ढूंढते रहिए। देखो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम इतने जल्दी हिम्मत मत हारो। क्या हिम्मत न हारूं? धीरे धीरे 7 महीने का समय गुजर गया। इन 7 महीनों में ना ही ज्योति ने किसी एग्जाम की परीक्षा पास की है और ना ही ज्योति का रिश्ता तय हो पा रहा है अच्छी जगह। ऐसे में परेशान ना हो तो क्या करूं? अरे भाग्यवान, नौकरी की परीक्षा है, कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं है कि बस एग्जाम दो और पास हो जाओ। ना ही मुझे ज्योति की नौकरी को लेकर कोई परेशानी है और ना ही ज्योति की शादी को लेकर। मैं जानता हूँ कि सही समय में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर मिलेगा जो हमारी बिटिया की पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझेगा। बस आप तो यही गाना गाइए, पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझेगा, और नहीं समझा तो क्या लड़की को जिंदगी भर घर में कुंवारी बिठा कर रखोगे आप? बस करो भाग्यवान, ये सब बातें सुन सुन करना अब सच में मुझे बहुत टेंशन होने लगी है। अब तो सच में ज्योति के पिता भी ज्योति की शादी के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि अब तक जितने भी रिश्ते ने रिजेक्ट किया था वो सिर्फ ज्योति की पढ़ाई के लिए रिजेक्ट किया था, क्योंकि ज्यादातर लड़के ज्योति से कम पढ़े लिखे आ रहे थे और लड़के वाले चाह नहीं रहे थे कि उनके होने वाली बहू उनके बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी हो। धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों ने ज्योति के लिए लड़का देखना बंद कर चुका था, क्योंकि सब लोग अब परेशान हो चुके थे। लेकिन अब ज्योति के पिता ज्योति के लिए रिश्ते की तलाश करने लगे थे और योगेश जी ने एक बहुत अच्छे रिश्ते की तलाश भी कर ली। जी भाई साहब, आप लोग आइए ना, आकर पहले हमारी बिटिया को देख लीजिए, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है भाई साहब, कल आप लोगों का इंतजार रहेगा। क्या हुआ, कोई ढंग का रिश्ता मिल गया ज्योति के लिए? हाँ माँ, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छा, लड़का क्या काम करता है? माँ, लड़की के पिता डिप्टी रेंजर थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। अरे लड़का क्या करता है ये बता। माँ, लड़का भी 2nd क्लास अधिकारी है और उन लोगों को ज्योति की पढ़ाई के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई है और वह लोग तो अपने बेटे के लिए इसी तरह की पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह तो बहुत खुश हो रहे हैं और जल्द ही हमारी ज्योति को देखने आने की बात कह रहे थे, इसीलिए मैंने उन लोगों को कल ही बुला लिया है। चल अच्छा है बेटा, कम से कम किसी ने ज्योति की पढ़ाई को समझा तो। नहीं तो मैं भी सोच रही थी कि पढ़ाई लिखाई ही ज्योति की दुश्मन बन गई है। अब तो ज्योति के पिता की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी ज्योति के लिए इसी तरह के रिश्ते की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वह लोग खुद भी पढ़े लिखे थे और पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझ रहे थे। दूसरे दिन लड़के वाले ज्योति के घर आते हैं और ज्योति को देखते ही पहली नजर में ज्योति को पसंद कर लेते हैं।
भाई हमें तो ज्योति की फोटो देखकर और ज्योति की पढ़ाई लिखाई देखकर ही ज्योति पसंद आ गई थी, इसलिए ये सारी मिठाइयाँ हम अपने साथ लेकर आए थे ताकि आप लोग मोहल्ले में बंटवा सके। सच में भाई साहब, हमारी ज्योति बहुत ही भाग्यशाली है जो इतना अच्छा घर परिवार मिल रहा है उसे। हाँ, हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि ज्योति जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की हमारे घर की बहू बन रही है। हमें तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। ये समझ लीजिए कि हमारी भी तलाश आज पूरी हो गई। सुनिए जी, लेने देने की बात भी लगे हाथ कर ही लीजिए ना। वह मैं सोच रहा था भाई साहब कि जो भी बात हो लगे हाथ खुलकर कर ही लेते हैं। अरे भाई साहब, बात की क्या बात है, अब तो बात करने के लिए रिश्तेदारी हो ही रही है। मैं तो सोच रहा था कि जल्द से जल्द ज्योति और शेखर की सगाई करवा देते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर बातचीत करते हैं। ठीक है भाई साहब। और भाई साहब, सगाई के 2 महीने के अंदर ही हम शादी करना चाहते हैं। रिश्ता जोड़कर लंबे समय तक रिश्ता नहीं रख सकते हम। हाँ भाई साहब, ये शर्त तो आप लोगों को माननी होगी। हे भगवान, क्या करूं? अगर मैंने नानुकुर करी तो कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए। मैं हाँ कर देता हूँ। ठीक है ना भाई साहब, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही ठीक है। इस तरह ज्योति के पिता ने ज्योति का रिश्ता शेखर के साथ तय कर दिया। ज्योति और शेखर की धूमधाम से सगाई होती है। क्योंकि सगाई के 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी, तो ज्योति के पिता अब शादी में होने वाले खर्चे, दान दहेज, जेवर, गहने, कपड़े लत्ते, इन सब के खर्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे। अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हो? जैसे सगाई हो गई वैसे शादी भी हो जाएगी। नहीं भाग्यवान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सगाई तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन शादी के लिए तो ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी ना, और सच में मेरे पास उतने रुपए नहीं है। अब इतने अमीर लोगों के साथ रिश्ता जुड़ा है तो हमें भी तो उनके हिसाब से ही खर्च करना पड़ेगा ना। अब तेरे घबराने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं है तेरे घबराने का। ये सब तू पहले सोचता ना, जब तू अपनी बेटी की पढ़ाई में पानी की तरह रुपए बहा रहा था, तब तो तुझे सबने समझाया था कि पढ़ाई में इतने रुपए पानी की तरह बहाने की जरूरत नहीं है। ज्योति की शादी ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा रख, लेकिन तूने किसी का ना सुनी। अब पछता, अब सिर पर हाथ रख के रो। जितने रुपए तूने ज्योति की पढ़ाई में बर्बाद किए हैं ना, उतने रुपए में तू 3 बेटियों की शादी कर सकता था। रहने दो ना माँ जी, पहले से तू इतना परेशान है और आप ऐसी बातें करके और उनका खून जला रही है। अरे तुझे भी समझाया था, लेकिन तू तो इस सरफिरे को समझा ना पाई। अब दोनों पति पत्नी पछताओ, मुझे क्या करना। मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत बचा है मैं नीरज के बिजनेस में लगाऊंगी वह रुपए को। सुनिए जी, आप घबराइए मत। मैं तो कहती हूँ कि मेरे जो पुराने जेवर रखे हैं वह भी ज्योति की शादी में यूज कर लेते हैं। माँ कैसी बातें करती है? ज्योति की पढ़ाई में लगाए गए रुपए बर्बाद नहीं हुए हैं। हाँ जी ठीक है ना, किस किस का मुंह बंद करोगे? सारा परिवार खानदान तो यही कहता है कि हमने ज्योति की पढ़ाई में रुपए बर्बाद किए हैं। अब किस किस का मुंह बंद करवाते फिरेंगे आप इस वक्त ना सिर्फ ज्योति की शादी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आज मैं अशोक के घर जा रहा हूँ, उससे थोड़े बहुत रुपए लेकर आता हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देवर जी रुपए देंगे, क्योंकि देवर जी तो पहले से ही नाराज है हमसे। कोशिश तो करता हूँ। अब योगेश जी अपने छोटे भाई के घर जाते हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रुपए कर्ज से मांगते हैं। भैया, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि ज्योति की पढ़ाई लिखाई में आप अपने रुपए बर्बाद ना करें, बल्कि ज्योति की शादी के दहेज के खर्च के लिए आप रुपए बचा के रखें। लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। अब आप पैसे के लिए यहाँ वहाँ हाथ फैला रहे हैं। देख अशोक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तेरे पास रुपए हो तो दे दे, नहीं तो मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूंगा। भैया, मैं आपको रुपए तो दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है, क्योंकि अभी मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई है। कैसी समस्या अशोक? नमस्ते भैया। अरे गीता, तुम कब आई बेटा? मुझे तो यहाँ आए 3 महीने हो गए हैं भैया। गीता, जाकर चाय नाश्ता लाओ तुम। ठीक है जिया जी। अरे ये गीता को क्या हो गया? ऐसे चेहरा क्यों उतर गया उसका? वही समस्या तो मैं बता रहा हूँ भैया। गीता अपना ससुराल छोड़कर आ गई है, और मेरे सास ससुर का कहना है कि जब तक गीता का तलाक नहीं हो जाता, जब तक उसकी दूसरी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता, तब तक गीता यहीं रहेगी, और उसके अच्छे लड़के ढूंढने की जिम्मेदारी भी मेरे सास ससुर ने मेरे ऊपर सौंप दी है। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? अभी गीता की शादी को मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुए, और बेचारी क्या करती भैया ससुराल में रहकर। लड़का तो 1 नंबर का नशेड़ी निकला, और 1 रुपए कमाता भी नहीं है, बस माता पिता के रुपयों से पल रहा था, और आए दिन गीता के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, इसलिए गीता आ गई। लेकिन अशोक, मैं कहता हूँ कि गीता को कुछ काम काज सिखाओ, उसके अंदर कुछ तो हुनर होगा जिससे वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अब उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है कि वह दुनियादारी समझ पाए। मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ भाई कि बेटियां ना अपने पैरों पर खड़ी हो, या खुद इतनी मजबूत हो कि कभी विषम परिस्थिति आए तो अपने आप को संभाल ले। अच्छा ठीक है, बता कितने रुपए दे पाएगा तू? भैया, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं अभी चलता हूँ। किस किस के सामने हाथ फैला कर आया है तू? क्या बोल रही हो माँ? मैं सिर्फ अशोक के पास गया था। दे दिए उसने तुम्हें रुपए? बस 1 लाख रुपए दे पाएगा। इसीलिए समझाती थी तुझे कि बेटा, बेटी की पढ़ाई में रुपए बर्बाद मत कर, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। अब पछता। इतने बड़े घर में बेटी का रिश्ता हो रहा है तो कम से कम उसे 10-15 लाख रुपए का दान दहेज तो देना पड़ेगा ना। है तेरे पास इतने रुपए?
माँ जी धैर्य रखिए। काहे का धैर्य रखूं? धैर्य रखने से क्या हमारी समस्या का हल हो जाएगा? देख, मैं तुझसे कहती हूँ कि तू लड़के वाले को फोन करके कह दे कि तू शादी 4 महीने बात करेगा, तब तक कुछ न कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ माँ, मुझे भी लग रहा है कि मैं सब कुछ व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं कुछ महीनों की मोहलत मांग लेता हूँ। जिज्जी से भी कहा, लेकिन जिज्जी ने भी साफ साफ कह दिया कि उनके पास अभी रुपयों की व्यवस्था नहीं है। आपने तो कभी अपने परिवार वालों की बात मानी नहीं और आज सिर पर हाथ रखकर रो रहे हैं। अब समझ में आ ही गया होगा कि आपने अपनी बेटी की पढ़ाई में कितने रुपए बर्बाद किए हैं और आज उसकी पढ़ाई की वजह से आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। जिज्जी ऐसा मत बोलिए ना जिज्जी, ये कितने परेशान हैं। पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है। अगर मेरी शादी की वजह से मेरे पापा को हर किसी के सामने झुकना पड़े तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन अपने पापा को झुकते हुए नहीं देख सकती। यह सब कहने की बात है बेटा। माता पिता अपने घर में 4 हाथी पाल सकते हैं, लेकिन एक कुंवारी बेटी नहीं। ज्योति, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, तुम्हें किसी की बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा है ना बेटा। ठीक है पापा, लेकिन आप परेशान मत होइए पापा। मैं परेशान नहीं हूँ बेटा। देखो भाई, अब एक ही हल निकल सकता है। आप लड़की वाले को फोन करके कह दो साफ साफ कि आप 1 साल अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रुपए जुटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जग हंसाई हो जाएगी। हाँ ठीक है जिज्जी, ऐसा ही करते हैं। इधर योगेश जी सबके कहने पर लड़के वालों को फोन कर कह देते हैं कि वह शादी के लिए कुछ समय चाहते हैं, लेकिन यह बात लड़के वाले को कुछ समझ में नहीं आई। इसीलिए लड़के के माता पिता स्वयं ही ज्योति के घर बात करने चले आते हैं। भाई साहब, आप तो जानते थे ना हमें शादी की कितनी जल्दबाजी थी, और आप अचानक फोन करके कहते हैं कि आपको और समय चाहिए। क्या समस्या है आपको, जरा खुलकर बताइए। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय चाहिए था। भाई, हमें भी तो मालूम चले कि आपको समय की जरूरत क्यों पड़ रही है। भैया साफ साफ बता दीजिए ना, क्या समस्या है। वो दरअसल। बोलिए ना भैया, या मैं कह दूं। वो दरअसल भाई साहब, देखिए, हम लोगों की हैसियत आप लोगों की हैसियत जितनी तो नहीं है, और हमारी एक ही बेटी है ज्योति, और उसकी शादी हम धूमधाम से करना चाहते हैं, और आपकी भी तो कुछ डिमांड होगी ना। लेकिन अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपकी सारी डिमांड पूरी कर सकूं, इसीलिए मैं थोड़ा समय चाहता हूं। अरे भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही हमारी कोई डिमांड है। हमें तो आपकी सुसंस्कारी पढ़ी लिखी सुंदर कन्या चाहिए अपनी बहू के रूप में, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों मजाक करती हो बेटा? भला आज के जमाने में इतना पढ़ा लिखा अफसर बेटे के लिए कोई बिना दहेज की बहू बिहाता है क्या? देखो, जो भी बात है खुल के कह दो आप लोग, क्योंकि बाद में यदि कोई मांग रखोगे तो हम वो मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। नहीं अम्मा जी, हमारी कोई मांग नहीं है और न ही आगे चलकर कोई मांग होगी। वैसे भी योगेश भाई साहब, आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह जब चाहे अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती है। इतनी पढ़ी लिखी आपकी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है, यह हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद भाई साहब। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाकर कोई गलती नहीं की है। जहां मैंने रुपए खर्च किए हैं वहां रुपयों की बर्बादी नहीं हुई है, और आज आप लोगों का यह सहयोग हर पिता के लिए एक प्रेरणा बनेगा। हाँ भाई साहब, अपनी बेटी की शादी के दहेज की चिंता के चक्कर में अपने बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि बेटी को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाना चाहिए, ताकि जिंदगी में कभी विषम परिस्थिति आए तो वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। ठीक है, हमें इजाजत दीजिए, और जिस तिथि में हमने अपनी बहू को अपने घर ले जाने की बात कही है, वही तिथि में हम आकर अपनी बहू को ले जाएंगे। बाप रे, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी मूर्ख लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी बिना दहेज लिए करना चाहते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि बेटी की पढ़ाई में लगाए गए रुपयों की बर्बादी नहीं, बल्कि एक सही खर्च होता है। हाँ भैया, सच ही कहते हो आप। काश मेरे ससुर जी ने मेरी साली को पढ़ाई करवाई होती तो आज उसकी हालत ऐसी न होती। इस तरह ज्योति के होने वाले सास ससुर ने दहेज लेने से साफ साफ मना कर दिया, और इधर ज्योति और शेखर की धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है, और उधर योगेश जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।